बात करे, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने की बात करे, जो बेहतर शिक्षा की बात करे, जो नौजवानों की रोजगार की बात करे, जो गरीब की बात करे, जो निजीकरण को रोकने। राजभर का बेटा दरोगा क्यों नहीं है, पाल क्यों नहीं है, विश्वकर्मा क्यों नहीं है, नाई क्यों नहीं है? 1750 थाने में हम लोग कहाँ खड़े हैं? कितने कुम्हार के बेटा वहाँ दरोगा है? सरकार है ये बात करती है सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार। क्या इसमें आपके समाज का विकास है? राम राम जपना, पराया हाथ में तलवार उठा लेते, लंबी वाली। किसकी वाली तलवार? महाराजा दक्ष प्रजापति वाली। 60 रुपए किलो बिक रहा है। उस प्रदेश की क्या हालत हो सकती है? जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, आप देख रहे हैं चुनाव की जो गर्मी है अब धीरे धीरे तेज होती हुई नजर आ रही है। सभी जो पार्टियां हैं वो कमर कस रही हैं और इसी के साथ साथ भागीदारी पार्टी भी अपना कमर कस रही है, जो अभी उभरती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और इसी बीच मुझे मिल चुके हैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी, जो माने जाते हैं काफ़ी तगड़े नेता हैं। बहुत ही तगड़ा भाषण मैंने इनका सुना हुआ है। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। देखिए, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ को पूरे भारत में पहुँचाने के लिए आप यहाँ आए हैं। जी जी जी। और हम लोग जनपद कुशीनगर में हैं। अभी आपने एक बात कहा कि प्रजापतियों की पार्टी, तो मैं अपना पहले एजेंडा कन्फर्म कर दूं कि ये पार्टी सिर्फ प्रजापतियों की नहीं है। ये जितना उपेक्षित समाज है उसको आप कह लीजिए कि कमेरा वर्ग की पार्टी है, भागीदारी पार्टी। और आपने अभी देखा यहाँ जनपद कुशीनगर में इस सभागार पूरा खचाखच भरा हुआ था जी। और मिशन 2024 को लेकर हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी कुशीनगर लोकसभा जी भाई श्याम बिहारी फौजी जी को नियुक्त किया गया है। अब आगे देखिए क्या जलवा होता है यहाँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ से साफ पता चलता है कि आप भी कमर कस चुके हैं आगामी चुनाव को लेकर के। देखिए, इस देश में इतना बड़ा मुद्दा है, लोग उस मुद्दे पर काम नहीं कर रहे हैं। महंगाई ने पूरे देश की कमर तोड़ दिया है। जिस प्रदेश में टमाटर 160 रुपए किलो बिक रहा हो, उस प्रदेश की क्या हालत हो सकती है? हमारी तो मजबूरी है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और हम अगर कहीं कोई मार्शल बिरादरी में जाति में पैदा हुए होते तो अब तक तो हम बांस उठा लेते और हाथ में तलवार उठा लेते, लंबी वाली। किसकी वाली तलवार? महाराजा दक्ष प्रजापति वाली। 80 किलो की तलवार भांग देते पूरे देश में और सबको धराशाही कर देते। तो क्या क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? देखिए, भागीदारी पार्टी ये मांग करती है कि देश में जो निजीकरण हो रहा है वो बंद होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिले, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है हो रहा है वो बंद हो, जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो बंद हो, जाति जुल्म अत्याचार जो बढ़ा हुआ है। अभी जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, पिछले महीने 4 लोगों की हत्या हुई है। 4 लोगों की हत्या हुई है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। आप समझ लीजिए, देश का किसान जो है उसकी जो हालत है वो हम बयां नहीं कर सकते। गांव में बिजली नहीं है, गांव में चले जाइए 8-8 घंटा 4-4 घंटा बिजली नहीं है। हम कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर बाबा हैं, उनको ठाकुर बाबा कहते हैं, उनके कार्यकाल में 1750 थाने में देखो कि किस बिरादरी का थाना अध्यक्ष है, उनको तो वैसे ही इस्तीफा दे देनी चाहिए। ये कहने की ही बात नहीं है। अरे भाई, कैसा प्रदेश है यार, जिस प्रदेश में जाति को पूछ कर मारा जा रहा है। मणिपुर में पूरा मणिपुर जल रहा है। डबल इंजन की सरकार है। मैं तो कहूँगा 4 इंजन की सरकार बनाएं ये लोग, लेकिन कुछ करें तो। लेकिन कुछ करने के मूड नहीं है इन लोगों का। सिर्फ एक मामला है, राम राम जपना, पराया माल अपना। अच्छा, बीजेपी पे हमेशा से आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अरे भाई, ये कोई पूछने की बात है? जब चुनाव आ जाता है तो मंदिर मस्जिद शुरू हो जाता है। अच्छा, आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और इतने सालों से राम का मंदिर के नाम पर विवाद चला, मंदिर नहीं बना,
और जब बाबा साहब का जो संविधान है उसके तहत जब कानून आया है, जजमेंट आया, तो बताइए मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हम बताओ योगी जी को माने कि बाबा साहब को माने? सही है। नेताजी, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था धर्मवीर प्रजापति, जो हमें लगता है कि बीजेपी में कैबिनेट मंत्री भी है, उन पे यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा था, किसी महिला ने लगाया था, उनका नाम अभी नहीं मुझे याद आ रहा है, आई थिंक किरण प्रजापति नाम है उनका। देखो, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? जब इस तरह का मामला कहीं सुनने में आता है तो मेरा मन अंदर से बहुत ग्लानि होती है मुझे कि हम लोग यार किस भारत में पैदा लिए हैं जिस भारत में माँ बहन भाभी सुरक्षित नहीं है। अब धर्मवीर जी का जो मामला चल रहा है, मैंने पहले ही कल भी मैंने कुछ पत्रकार मुझे पूछे तो मैंने कहा कि भाई मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का मामला है कि भारतीय जनता पार्टी जांच कराए क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन एक तकलीफ़ है, एक तकलीफ़ हम लोगों की ये है कि अभी कई किसानों को, आप लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कई किसानों को रौंद दिया, और भाजपा का जो बृजभूषण सांसद महोदय हैं उनका आप लोगों ने देखा यौन का मामला आया, उनको नहीं हटाया गया, वो उनके साथ पूरी भाजपा खड़ी है। और उदाहरण के तौर पे आप बगल का राज्य झारखंड चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, डॉक्टर विनोद आर्या के पुत्र के ऊपर इस तरह का आरोप लगा और आधे घंटे के अंदर डॉक्टर विनोद आर्या प्रजापति समाज से जो बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से तत्काल बाहर कर दिया। और उनके बेटे डॉक्टर अंकित आर्या सरकार में मंत्री थे, उनको तत्काल बाहर कर दिया, बेटे को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया। मैं कहता हूं क्या बृजभूषण के लिए दूसरा कानून बनेगा? किसानों को मार दिया वो भाजपा का नेता, उसके लिए दूसरा कानून बनेगा? एक धर्मवीर का मामला चला तो पूरी जो है पूरे भाजपाई अंदर से लगे हुए हैं कि इसको हटाओ यहाँ से। ये कैसा न्याय है भाई? कोई नेताजी, कहने का आपका यही तात्पर्य है कि गरीबों के लिए अलग कानून बना रही है सरकार और अमीरों के लिए अलग कानून बना रही है? अच्छा बताइए, ये इतना बड़ा मामला चल रहा है, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कोई कि नहीं धर्मवीर जी को फंसाया जा रहा है? कोई बयान आया या किसी बड़े नेता ने बोला इस बात को? क्यों नहीं बोला? और अभी बृजभूषण का मामला चल रहा था तो बड़े नेता भी कह रहे थे वो उनका मामला है। अरे आपकी पार्टी का सांसद है, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे नेता को तत्काल बाहर करो। नेताजी, एक और मेरा सवाल रहेगा, जो वर्तमान की सरकार है वे बात करती है सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार। क्या इसमें आपके समाज का विकास नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपको भागीदारी पार्टी बनानी पड़ी है? अच्छा ये बताया, अभी आपने जिस मंत्री का नाम लिया, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश में 850 से ज़्यादा स्टेट काउंसिल लगाए गए। कुम्हार का बेटा क्यों नहीं है? पाल का बेटा क्यों नहीं है? निषाद का बेटा क्यों नहीं है? या इस भारत में, इस प्रदेश में जितनी उपेक्षित जातियां हैं, क्या उसके बेटा योग्य नहीं है? यहाँ सीनियर एडवोकेट शिवशंकर प्रजापति जी बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे तमाम हमारे समाज के एडवोकेट हैं, क्या ये लोग योग्य नहीं हैं? कि इन लोगों ने पूछा? 1750 थाने हैं, कुम्हार का बेटा दरोगा क्यों नहीं है? राजभर का बेटा दरोगा क्यों नहीं है? पाल क्यों नहीं है? विश्वकर्मा क्यों नहीं है? नाई क्यों नहीं है? 1750 थाने में हम लोग कहाँ खड़े हैं? कितने कुम्हार के बेटा वहाँ दरोगा हैं? या जो उपेक्षित जातियाँ हैं उनका बेटा दरोगा है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये समाज जाग चुका है, ज़्यादा दिन तक हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते हो। इस चुनाव में 2024 के चुनाव में हम भागीदारी पार्टी हम लोग बनाए हैं, इसी में हिसाब किताब लेंगे। मैंने कुछ समय पहले आपको देखा था राजभर जी के साथ, क्या राजभर जी जैसा आप भी बीजेपी में चले जाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया, भागीदारी पार्टी भारत के कई राज्यों में अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की, उनकी पार्टी है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, मेरी पार्टी है भागीदारी पार्टी। उनका एनडीए के साथ गठबंधन है, वो बड़े नेता हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अभी हम लोग हम ये स्थिति में हैं, मैं कहता हूं कि जो समतामूलक समाज की बात करे, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने की बात करे, जो बेहतर शिक्षा की बात करे, जो नौजवानों की रोजगार की बात करे, जो गरीब की बात करे, जो निजीकरण को रोकने की बात करे, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है उसको रोकने की बात करे, अगर इन पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो मैं एनडीए को समर्थन करूंगा, नहीं तो हम लोग विरोध करेंगे।
हमारी कोई रजिस्ट्री थोड़ी है। जो भागीदारी की बात करेगा, भागीदारी पार्टी उसके साथ है। नेताजी, हमेशा देखने को यही मिलता है, मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि जब चुनाव आते हैं तभी 17 जातियों के आरक्षण को लेकर के बात कही जाती है। मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से एक कुत्ते के ऊपर पेट्रोल डाल देने पे वो पूरे गांव का चक्कर लगाता है और जब तक उसका असर रहता है तब तक ही वो दौड़ता है। क्या ऐसे ही ये चुनाव भी हो चुका है? जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे जनता के बीच फेंक दिए जाते हैं और उसके बाद से फिर गायब हो जाते हैं 5 साल। देखिए पत्रकार भाई, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है। 17 जातियों का जो मुद्दा है आज 25 साल से ऐसे घूम रहा है, तो पंखा ऊपर चल रहा है ना जी, ऐसे चक्र की तरह घूम रहा है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय बड़े भाई अखिलेश यादव जी से, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, डिफेंस में जब केंद्र में मंत्री थे तो केंद्र में कानून क्यों नहीं पास करवाया? पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत के साथ कानून क्यों नहीं बनाया? आज 25 साल से जब चुनाव आता है तो मुद्दा याद आता है, उसके पहले मुद्दा क्यों नहीं याद आता? बताइए। ये राजनीति नहीं है, वोट की राजनीति नहीं है तो क्या है? इस तरह की राजनीति हमारे लोग अब जान चुके हैं। हम 17 जातियों का जो मुद्दा है उसके विरोध में कभी नहीं थे। हम कहते हैं भाई ये भाजपा की सरकार कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब सरकार सब कुछ बेच दे रही है तो आरक्षण अगर हमको दे देगा तो उससे होगा क्या? मैं कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का सच्ची हितैषी है तो जो ओबीसी का 27% आरक्षण है उसको लोकसभा, विधानसभा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हर क्षेत्र में लागू करे और संख्या के अनुपात में उसको आगे बढ़ाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस मुद्दे पर काम करे वो। मैं कहता हूँ हम आप 22.5% का जो मामला है, 17 जातियों का जो मामला है, आप हमको वहाँ क्यों डाइवर्ट कर रहे हो? आप 27% जहाँ ज़्यादा है वहाँ हमको नहीं दे रहे हो, जहाँ कम है वहाँ घुसेड़ रहे हो। मैं कहता हूँ कि आप 27% आरक्षण को हर क्षेत्र में लागू करो, हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। आप क्यों हमको वहाँ जबरी ले जा रहे हो 25 साल से? सही। तो ये थे भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे हमारे तमाम सवाल मैंने इनसे किए। आप देख रहे थे ABC हिंदुस्तान और मैं कुमार बबलू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।